सो अगला टॉपिक जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, राइट। तो कोड ऑफ एथिक्स के पूरे चैप्टर को अपन ने टुकड़ों में बांटा है। ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स दैट इज एक टुकड़ा है वो। उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड उसके अलावा शेड्यूल्स एंड उसके अलावा गाइडलाइंस। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट को अपन 4 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। एक टुकड़ा है ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, जो दूसरा टुकड़ा है दैट इज हमारा शेड्यूल्स ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, तीसरा टुकड़ा है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एंड चौथा टुकड़ा है हमारा रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, द डिफरेंट गाइडलाइंस। ठीक है, तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में बहुत सारे सेक्शंस हैं, थोड़ा थियोरेटिकल है बट बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और पूरा ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है ना, इसको फिर से मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है आपके कन्वीनियंस के लिए, फॉर यू। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जिसके ऊपर बेस्ड कुछ सेक्शंस होंगे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसके ऊपर बेस्ड कुछ सेक्शंस होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के, और फिर कॉन्सेप्ट नंबर 3 जिसके ऊपर बेस्ड कुछ सेक्शंस होंगे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के। ठीक है, तो देखो यार, जब तुम सीए बन जाते हो, जिस दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाता है एंड यू फाइनली क्वालिफाई एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओ माय गॉड सर मैं सीए बन गया, मुझसे तो वो खुशी देखी नहीं जा रही, महसूस नहीं की जा रही, मतलब आई हैव बिकम इमोशनल, सर मैं सीए बन चुका हूं। ये सब सीए बन चुके हो बेटा, आपने बहुत मेहनत की है, आपने सीए एग्जाम्स क्लियर किए हैं, आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपना ईमानदारी से करा है, कंप्लीट करा है। 2 साल की अग्नि तपस्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने ईमानदारी से कंप्लीट करी है। आपने अपना जीएमसीएस ट्रेनिंग कंप्लीट करा है। आपने अपने सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स क्लियर किए हैं, आपने तीनों लेवल्स के एग्जाम क्लियर किए हैं, और फाइनली आपने सारे पेपर्स वगैरह क्लियर कर लिया, इंस्टीट्यूट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी। अब आप कहलाओगे मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्या कहलाओगे सर? मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। आप इंस्टीट्यूट के प्राउड मेंबर हो। यस आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप देखोगे कि सर मेंबरशिप से रिलेटेड बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो वो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, जहां मेंबरशिप से रिलेटेड जितने सेक्शंस हैं सर वो अपन एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, ऑल द सेक्शंस रिलेटेड टू मेंबरशिप, ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू मेंबरशिप, कि सर जब आप मेंबर बन जाते हो तब क्या होगा, कब कब आप मेंबर नहीं बन सकते हो, फिर फाइनली आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जाएगा, कब आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से रिमूव किया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है, वो सारी चीजें। उसके बाद सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि सर मेंबर तो बन गया जी, मेंबर तो बन गया, लेकिन मेंबर बनने से काम नहीं चलने वाला, अपने को सीए वाले काम करने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले काम करने हैं। अब अगर अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले काम करने हैं ना, तो इंस्टीट्यूट कहता है उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्टेन कीजिए। देखो भाई, इंस्टीट्यूट को ना हर चीज में तुमसे फीस चाहिए। पहले तुम सीए बन गए, मेंबरशिप ले ली तुमने, मुबारक हो। लेकिन अब क्योंकि तुम इंस्टीट्यूट के प्राउड मेंबर बन गए हो और तुमको वो जो प्राउड मेंबरशिप वाला फीलिंग है वो लाइफ टाइम अपने साथ लेकर जाना है, तो हर साल आपको एक सालाना एनुअल मेंबरशिप फीस पे करनी होती है टू मेंटेन दैट स्टेटस ऑफ मेंबरशिप। अगर फीस पे नहीं करते हो तो इंस्टीट्यूट तुमसे तुम्हारी मेंबरशिप छीन लेगा। ठीक है, अब वो तो तुमको मेंबरशिप मिला है, अब इंस्टीट्यूट का मेंबर का टैग मिल गया तुमको कि यस यू आर द मेंबर। ठीक है, यू आर द मेंबर। अब सीए बनने के बाद आपके ऊपर है ना, आप सीए वाले काम करें या बाकी चीजें करें। जैसे मैं सीए वाले काम नहीं करता, मैं टीचिंग करता हूं, राइट। काफी लोग सीए वाले काम नहीं करते, बिजनेस करते हैं। काफी लोग सीए वाले काम नहीं करते भाई, कुछ और करते हैं, मूवी शूवी करते हैं, पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। और जो मेजोरिटी ऑफ जनता है भाई, सीए बनने के बाद उनको सीए वाले काम भी करने होते हैं। तो अब ऐसे ही कहता है कि अच्छा भाई सीए बन गए, सीए बनने के बाद मेंबरशिप ले ली, अब तुमको सीए वाले काम करने हैं, तो सीए वाले काम करने के लिए तुमको एक एडिशनल सर्टिफिकेट चाहिएगा हमसे, और उसका एक एडिशनल फीस हर साल देना होगा, जिसको बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे सर? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो आप देखोगे सर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिलेटेड प्रोविजंस हमने एक तरफ अलग रख दिया, ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है जी, तो मेंबरशिप रिगार्डिंग ऑल द प्रोविजंस वी हैव क्लब्ड इट टुगेदर, एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिगार्डिंग ऑल द प्रोविजंस वी हैव क्लब्ड इट टुगेदर, एंड जो कॉमन प्रोविजंस रहेगा दोनों के लिए वी हैव क्लब्ड इट टुगेदर। एंड उसके अलावा कॉन्सेप्ट नंबर 3 अदर प्रोविजंस, मतलब सन्ड्री प्रोविजंस जो पार्टिकुलरली मेंबरशिप को लेकर नहीं है, पार्टिकुलरली सीओपी को लेकर नहीं है। तो हमने 3 पार्ट्स में पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट डिवाइड कर दिया, और आप देखोगे ये डिवीजन के कारण ना आपके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट कितना आसान होने वाला है। This entire Chartered Accountants Act is going to become very simple for you because of this division technique. मतलब मजा आने वाला है इस डिविजन टेक्निक में। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1
कि भाई आपने बहुत मेहनत करी, एग्जाम्स क्लियर करे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी, जीएमसीएस ट्रेनिंग वगैरह करी, आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बन गए, तो ऑल द प्रोविजंस ऑफ मेंबरशिप एक साथ करेंगे। ठीक है, आप जब मेंबर बन जाते हो, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाता है, उसके लिए सेक्शन 19 होता है। जैसे ही आप मेंबर बन जाते हो, आप एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हो, और 5 साल तक जब आप मेंबर कंटिन्यूअसली बने रहते हो, तो उसके बाद आप फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हो। ठीक है, इंस्टीट्यूट आपका जो टैग है उसको अपग्रेड कर देता है, क्योंकि 5 साल तक तुम क्या कर रहे हो, इंस्टीट्यूट को मेंबरशिप फीस दे रहे हो। लेकिन सर, जो डिग्री आपने इतनी मेहनत से हासिल करी है, इतनी करी तपस्या से हासिल करी है, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कि ये नाम आपका जो नाम है उस रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव भी हो सकता है। तो रिमूवल के भी प्रोविजंस हैं, सेक्शन 20। एंड अगर रिमूव हो गया तो सर रिस्टोरेशन के भी प्रोविजन है। ऐसा नहीं है कि नाम रिमूव हो गया तो गए काम से भाई, वापस से सी एग्जाम्स देना होगा, वापस से 5 साल की तपस्या करनी होगी, ऐसा नहीं है। फीस वगैरह पे करके रिस्टोर भी कर सकते हो। तो उसके लिए वी हैव रेगुलेशन 19। तो आप देखोगे कि सारा मेंबरशिप रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक साथ आ गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अच्छा भाई सीए वाले काम भी करने हैं तेरे को, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लो। क्या ले लो? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लो। एडिशनल फीस चाहिए आईसीआई को, सीओपी ऑब्टेन कर लो, हर साल सीओपी वाली फीस पे कर दो। अब सीओपी रिलेटेड बहुत सारे सेक्शन है भाई। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 है, कब कब माना जाएगा कि आप प्रैक्टिस में है। सेक्शन 6 है, सीओपी की ताकत क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी क्या है। देन अगेन, जिस सीओपी को आपने हासिल किया है वो कैंसिल भी हो सकता है। देन कैंसिल होने के बाद वो रिस्टोर भी हो सकता है। तो वी हैव रेगुलेशन 10, कैंसिलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी। आप बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं, बड़े फर्म हो गए हैं, अब आपका एक ऑफिस से जी नहीं भरता सर, आपको मल्टीपल ब्रांचेस करने हैं, मल्टीपल ऑफिसेस करने हैं। तो उसके लिए वी हैव सेक्शन 27, मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस। ठीक है, कॉमन पेनल्टी प्रोविजन भी है कि भाई तुम मेंबर नहीं हो बट रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम मेंबर हो, तुम्हारे पास सीओपी नहीं है बट रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मेरे पास सीओपी है, सेक्शन 24 लगेगा, पेनल्टी सेक्शन। एंड उसके अलावा अदर प्रोविजंस। सेक्शन 21 डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है पूरा, कि भाई आपने कुछ गलत करा है, अगर आपने कुछ गलत करा है, आपने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करा है, अदर मिसकंडक्ट करा है, तो ऐसे आपको छोड़ेगा नहीं, ऐसे आपको पनिश करेगा, सेक्शन 21। सेक्शन 25, कंपनीज कभी भी अकाउंटेंसी में एंगेज नहीं हो सकती। राइट, आप एक इंडिविजुअल हैं तब आप अकाउंटिंग वगैरह का काम कर सकते हो, आप एक सीए फर्म हो तब आप अकाउंटिंग वगैरह का काम कर सकते हो, बट बाय फॉर्मिंग ए कंपनी यू कैन नॉट एंगेज इन एनी काइंड ऑफ अकाउंटेंसी। देन सेक्शन 22 वी हैव टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट, वी आल्सो हैव सेक्शन 26। तो इस तरीके से अपने मिसलिनियस सेक्शंस हैं। तो अपन ने पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर 3 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये डिवीजन की टेक्निक इतनी कमाल है ना सर, कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का जो पार्ट है, जो आपको नॉर्मली टेक्निकल लगता है, आपको याद नहीं रहता, आप देखोगे कि इस डिवीजन के टेक्निक की वजह से हम चुटकियों में अपना सीए एक्ट का पार्ट क्रैक कर लेंगे, और आपको एकदम ऐसे याद हो जाएगा सीए एक्ट कि जिंदगी भर आप चाह के भी बोल नहीं पाओगे। सो देखना अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1, दैट इज प्रोविजंस रिलेटेड टू मेंबरशिप। देखो यार, मेरी कोशिश है कि ज्यादातर तुमको सारे जो भी टॉपिक्स है ना वो तुमको लिखवा के कराऊं, मैक्सिमम टॉपिक्स तुमको लिखा के कराऊं। हर टॉपिक तो पॉसिबल नहीं है, बट टू द एक्सटेंट पॉसिबल जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, जो भी थोड़ी बोर्डिंग टॉपिक्स है, तुमको थोड़ा सा लिखवा के कराऊं। ठीक है, सो दैट इज वाई मैं तुमको अपने नोट्स ड्राफ्ट करवा रहा हूं। बाद में तुमको बुक से पढ़ने में अपने आप बहुत आसानी लगेगी, और काफी जगह तुम देखोगे कि बुक से पढ़ने की कोई नीड भी फील नहीं हो रही, सिर्फ एक बार रीडिंग के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, मेहनत करके बनाई हुई बुक है यार, तो पढ़ लेना एक बार। अब अगर मैं आपको साथ साथ लिख कर नोट्स बनाऊं तो क्या होगा यार, क्लास का ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्लास का ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना है, आपका टाइम भी बचाना है। सो दैट इज वाई मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे हैं, एंड खुद मैंने नोट्स बना के तैयार रखा है आपके लिए। आपको सुनना है, समझना है, साथ साथ नोट डाउन करना है। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू मेंबरशिप। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था सर, कि जैसे ही आप मेंबर बन जाते हो, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जाता है। आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जाता है। आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है दैट आई हैव क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई वांट माय नेम टू बी इंक्लूडेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड कर दिया जाता है, जिसके लिए वी हैव सेक्शन 19, पार्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर, कि उस रजिस्टर में क्या क्या होगा। एकदम लॉजिकल सी चीज है, लॉजिकली सोचो। मैं सानिध्य सराफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूं, मुझे अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड कराना है, तो वो रजिस्टर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ। मुझे पूछेंगे सर आपका बर्थडे क्या है, मैं बोलूंगा 13 जनवरी 1992, तो अकॉर्डिंगली मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ बता दिया भाई, गिफ्ट्स वगैरह भेज दियो, विश कर देना। उसके बाद वो पूछेंगे सर आपका एड्रेस क्या है। अब एड्रेस में 2 एड्रेस आ जाएंगे, रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, प्रोफेशनल एड्रेस क्या है। फिर सर आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, और भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं क्या। डेट ऑफ एंट्री भी नोट डाउन करेंगे कि कौन सा पार्टिकुलर डेट है जिस दिन वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम एंटर कर रहे हैं।
और फिर मुझसे पूछेंगे सर आपने सीओपी भी होल्ड कर रखी है क्या? तो अगर मैं सीओपी भी होल्ड करके रखा हूं तो वो वाला बात भी वो मेंशन करेंगे। तो सेक्शन 19 बोलता है सर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ना ये 4 चीजें आ जाएंगी। पहला, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और एड्रेस में रेसिडेंशियल एड्रेस, प्रोफेशनल एड्रेस। दूसरा, सर आपकी क्वालिफिकेशंस और क्या क्या है। तीसरी चीज, कौन सी तारीख को एंट्री हुई है। और चौथी चीज, सर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है क्या आपके पास। ठीक है, तो एकदम सिंपल, एकदम आसान है, एग्जाम के लिए इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं है। उसके बाद आता है सेक्शन 5, दैट इज टाइप्स ऑफ मेंबर्स। तो सर 2 प्रकार के मेंबर्स होते हैं। एक तो होता है यार, जैसे ही तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हुआ ना, जैसे ही तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हुआ, अब तुम्हारे अंदर एक खुजली मच रही है यार, मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो गया, कुछ तो यूज करूं, दिखाऊं दुनिया को, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, हम तो बन गए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इन दैट सिचुएशन आईसीआई कहता है आप एसीए यूज कर सकते हो, यानी एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट का टैग यूज कर सकते हो। यू आर एंटाइटल्ड टू यूज एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट इमीडिएटली आफ्टर नेम बीइंग एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, लेकिन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मतलब कोई भी बंदा जो सीए बनता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम एंट्री होता है, उसके बाद वो एसीए यूज कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले रजिस्टर में नाम एंट्री होगा, फिर एसीए का डेजिग्नेशन यूज करोगे। ठीक है, लेकिन सर अगर आपको और इज्जत चाहिए, ज्यादा इज्जत चाहिए, तो वो इज्जत मिलेगा अगर आप फेलो मेंबर कहलाओगे। फेलो मेंबर मतलब एक्सपीरियंस्ड मेंबर, जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है ना, जो पुराना खिलाड़ी है सीए फील्ड में। अब आप एफसीए का टैग कब यूज करोगे, एफसीए कब यूज करोगे, यानी कि फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बोला सर कंडीशन है कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, आपने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करा है इन इंडिया, याद रखिएगा इन इंडिया, फॉर एटलीस्ट 5 years, 5 साल तक आपने क्या करा है सर, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करा है। 5 साल तक आपने क्या करा है सर, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करा है, और इंडिया में करा है, इंडिया के बाहर जाके करा है, उसको काउंट नहीं करेंगे। या फिर 5 साल से कम की प्रैक्टिस है, बट आईसीआई मानता है कि आपके पास कोई ऐसा तजुर्बा है, ऐसा एक्सपीरियंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 years। तो 5 साल से कम तजुर्बा है, बट आईसीआई ने कुछ प्रिस्क्राइब कर रखा है कि यार ये कर लोगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 years। जैसा फाउंडेशन की एंट्री में होता है ना, इंटरमीडिएट देते वक्त होता है ना कि यार वैसे तो तुमको फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा फॉर गिविंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, बट अगर ग्रेजुएट हो तुम, तो इन दैट सिचुएशन दैट इज एज इक्विवेलेंट एज क्लियरिंग फाउंडेशन, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो सर, सीधा इंटरमीडिएट दे सकते हो। तो यहां पे भी अगर आईसीआई ने कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब कर रखा है कि भाई 3 साल के एक्सपीरियंस से भी काम चलेगा, बट यू नीड टू हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस वेरी फील्ड्स, एंड अगर आईसीआई की रिक्वायरमेंट तुमने पूरी कर रखी है, तो वैसे भी तुम अपने आप को एफसीए कहला सकते हो। तो फेलो मेंबर इंटाइटल्ड टू यूज एफसीए, कंडीशंस क्या है सर, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years, या फिर 5 साल से कम तजुर्बा है तब भी चलेगा, बट इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस एज पर आईसीएआई। तो सिंपल सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5, टाइप्स ऑफ मेंबर्स, कि एसोसिएट कब कहला सकते हो अपने आप को, और फेलो मेंबर कब कहला सकते हो, एसीए कब कहला सकते हो, एफसीए कब कहला सकते हो। उसके बाद आता है सर, अब आपने अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डाल तो दिया, बट कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है कि आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से हट जाए, रिमूव हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपना नाम डाल ही ना पाओ। तो 2 चीजें होती हैं, एक होती है डिसएबिलिटीज, कि भाई आप तुम ना इन सिचुएशंस में कभी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपना नाम डाल ही नहीं पाओगे, कभी मेंबर इंस्टीट्यूट का बन ही नहीं पाओगे। और एक होता है रिमूवल, कि मेंबर तो बन गया, बट मेंबर बनने के बाद, मेंबरशिप मिलने के बाद इंस्टीट्यूट तुमसे तुम्हारी मेंबरशिप छीन लेगा। तो भाई ऐसा क्या कर दिया मैंने सर कि इंस्टीट्यूट मेरी मेंबरशिप छीन लेगा, जानना जरूरी है, वरना सीए बनने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, वी डोंट वांट कि इंस्टीट्यूट हमसे हमारी डिग्री छीने। तो सेक्शन 8 के अंदर ना कुल मिला के आप देखोगे 6 डिसेबिलिटीज दी है, 6 डिसेबिलिटीज दी है। तो भाई ये 6 चीजें ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर ये 6 चीजों में आप फॉल करते हो, आप कभी मेंबर नहीं बन पाओगे। अगर ये 6 चीजों में आप फॉल करते हो, आप कभी मेंबर नहीं बन पाओगे। इस वक्त आपकी जिंदगी का सपना है कि मुझे आईसीआई का मेंबर बनना है, आपने अपना जी जान झोंक रखा है कि मुझे मेंबर बनना है, बट अगर आप ये 6 कैटेगरीज में फॉल कर जाते हो, आप कभी भी मेंबर नहीं बन पाओगे। तो भाई ये 6 चीजें ध्यान से सुन लो, कहीं तुम इसमें फॉल तो नहीं करते हो। पहली चीज, सेक्शन 8, तुम्हारा जो एज है वो लेस देन 21 years है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर एंट्री इन द डेट ऑफ रजिस्टर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो भाई तुम सीए बन गया, तुमने एप्लीकेशन दे दिया कि भाई मैं तो सीए बन गया हूं, मेरा नाम फटाफट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड करो, बट जिस दिन तुमने एप्लीकेशन दिया है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, तुम्हारी उम्र 21 years से कम है, तो आईसीआई बोलता है भैया अभी बच्चे हो, बड़े हो जाओ, उसके बाद मेंबरशिप के लिए क्या करियो सर, अप्लाई करियो। मतलब आपको वेट करना पड़ेगा।
आपको वेट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट। जब आपको उम्र एटलीस्ट 21 ईयर्स हो जाएगा तब आप एप्लीकेशन दीजिएगा, ठीक है ना, तब आप एप्लीकेशन दीजिएगा। तो जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो फॉर योर नेम टू बी इंक्लूडेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, अगर आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से कम है, आप कभी भी मेंबर नहीं बन सकते हो। दूसरी चीज, आप में से कोई भी अनसाउंड माइंड का तो नहीं है भाई, पागल पागल तो नहीं है। अगर आप में से कोई भी अनसाउंड माइंड का है, पागल वगैरह हो, तो तुम सीए नहीं बन सकते भाई, मेंबरशिप नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। तो अगर किसी की हालत तेरे नाम के सलमान खान जैसी हो गई है, वो तेरे प्यार में हम खो गए हैं, तेरे नाम किसने वो तेरे नाम वाला जो सलमान खान है, कि भाई किसी के चक्कर में तुम क्या हो गए हो, तेरे नाम के सलमान खान बन गए हो, तुम्हारा जो माइंड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा मानसिक स्थिति खो चुके हो तुम, तो तुम भी मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको आपके दोस्तों ने बोला तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तो तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि और मेरे दोस्तों ने बोला था मैं पागल हूं और सर बोल रहे हैं कि तुम पागल हो तो तुम मेंबर नहीं बन सकते। अरे दोस्तों के बोलने से कुछ नहीं होगा, परिवार के बोलने से कुछ नहीं होगा, गर्लफ्रेंड के बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर कोर्ट ने तुम्हें बोला है कि तुम अनसाउंड माइंड के हो, तब तुम मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है। तो अगर आप अनसाउंड माइंड के हो और कोर्ट ने आपको एडजस्ट किया है कि आप अनसाउंड माइंड के हो, तब भी आप मेंबर नहीं बन सकते। तीसरी चीज, अब देखना, इनसॉल्वेंट हो गए हो आप। दो पॉइंट ना इनसॉल्वेंसी से रिलेटेड है। आप इनसॉल्वेंट हो गए हो यानी कि आप दिवालिया हो गए हो, आपकी जो लायबिलिटीज है वो एसेट से ज्यादा है। आप दिवालिया हो गए हो, आपकी जो लायबिलिटीज है वो एसेट से ज्यादा है, ठीक है। यू हैव बिकम इनसॉल्वेंट, दिवालिया हो गए हो, बैंकरप्ट हो गए हो। तो नॉर्मली ऐसे ही कहता है कि भैया इनसॉल्वेंसी के ग्राउंड में आप कभी भी मेंबर नहीं बन सकते हो। इनसॉल्वेंसी के ग्राउंड में ऐसा क्या रीजन है सर कि इनसॉल्वेंसी के ग्राउंड में अपन मेंबर नहीं बन सकते नॉर्मली? क्योंकि यार आपने कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा करा है कि आप इंसॉल्वेंट हुए हो। आप इतने काबिल हो कि आपने अपने आप को इंसॉल्वेंट बना लिया, मतलब सॉरी, आप इतने नाकाबिल हो कि आपने अपने आप को इंसॉल्वेंट बना लिया। तो ऐसा नाकाबिल इंसान जो अपने आप को इंसॉल्वेंट बना रहा है वो आईसीआई का मेंबर नहीं बन सकता। अपने को क्या लगता है कि यार अगर तुम इंसॉल्वेंट हुए हो, पक्का तुम्हारी कोई गलती हुई होगी, पक्का तुम्हारी तरफ से कोई नेग्लिजेंस रहा होगा, पक्की तुम्हारी तरफ से कोई मिसफॉर्चून, पक्का तुम्हारी तरफ से कोई नेग्लिजेंस हुआ रहेगा, पक्का तुम्हारी तरफ से कुछ गलती हुआ रहेगा, तब जाके तुम इंसॉल्वेंट हुए हो। इसलिए आईसीआई बोलते हैं कि भैया इंसॉल्वेंट हो गए हो ना, तो तुम आईसीआई के मेंबर नहीं बन सकते। अगर इंसॉल्वेंट हो गए हो तब तुम आईसीआई के मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन अगर कोर्ट ने ना तुमको डिस्चार्ज कर दिया है तुम्हारी इंसॉल्वेंसी से, एक सर्टिफिकेट होता है कि भाई तुमको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तुम्हारी इंसॉल्वेंसी से, और कोर्ट ने सर्टिफिकेट में लिख दिया है कि ये जो इंसॉल्वेंसी हुआ था ये तुम्हारी मिसफॉर्च्यून की वजह से नहीं हुआ था, तुम्हारे नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ था, ये मात्र मिसफॉर्च्यून था। मतलब कोर्ट सर्टिफिकेट में लिख के दे रहा है कि अगर सानिध्य सराफ बैंकरप्ट हुआ है, सानिध्य सराफ इंसॉल्वेंट हुआ है, तो वो अपनी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ है, वो अपनी गलतियों की वजह से नहीं हुआ है, बेचारे की किस्मत फूटी हुई थी, बेचारे का मिसफॉर्च्यून था, इसकी वजह से इंसॉल्वेंट हो गया। और कोर्ट ने ऐसा मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, तब मैं आईसीआई का मेंबर बन सकता हूं। तो अगर तुम इंसॉल्वेंट हो गए हो तो नॉर्मली तुम आईसीआई का मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन अगर कोर्ट तुमको एक सर्टिफिकेट दे देता है और सर्टिफिकेट में लिख के दे देता है कि भाई आप जो इंसॉल्वेंट हुए हो ना, ये इंसॉल्वेंसी की वजह सिर्फ और सिर्फ मिसफॉर्च्यून है, तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी तरफ से तुमने कुछ गुनाह नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, कुछ गलती नहीं करी है, तो आप आईसीआई के मेंबर बन सकते हो। तो डिसएबिलिटीज में देखना सर दो पॉइंट है, एक तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो आप, मतलब कोर्ट ने अभी तक आपको डिस्चार्ज नहीं करा है आपके इंसॉल्वेंसी से, और दूसरा आप एक डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने आपको डिस्चार्ज किया है बट आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला कोर्ट से। सर्टिफिकेट किस बारे में नहीं मिला है आपको? सर्टिफिकेट नहीं मिला है जिसमें कोर्ट ने लिख के दिया है कि भैया ये इंसॉल्वेंसी आपके नेग्लिजेंस की वजह से नहीं था, सिर्फ मिसफॉर्च्यून की वजह से था। पांचवी चीज देखो भाई, अगर तुम आईसीआई के मेंबर बनना चाहते हो ना, तुम्हारे करैक्टर में कोई दाग नहीं होना चाहिए, तुम्हारे दामन में कोई दाग नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे दामन में कोई दाग है तो आईसीआई के तुम मेंबर नहीं बन सकते हो। आईसीआई वांट्स कि भाई एथिक्स शुड प्रिवेल। तो अगर आप कहीं भी आपके दामन में दाग है, आपको कभी भी कोर्ट ने कन्विक्ट करा है किसी भी ऑफेंस के लिए, चाहे इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, तो आप आईसीआई के मेंबर नहीं बन सकते हो। तो आईसीआई बोलता है भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब भैया तुम्हारे दामन में कोई दाग नहीं होना चाहिए, राइट। तुमको कोर्ट ने कभी कन्विक्ट ना करा हो, ना इंडिया में ना इंडिया के बाहर। सर हमको इंडिया में तो कभी कन्विक्ट नहीं करा, बट सर इंडिया के बाहर गए थे, इंडिया के बाहर जाके हमने कुछ कांड वगैरह किए थे, कुछ लॉज वगैरह वायलेट करे थे, वहां कन्विक्ट कर दिया था सर, वहां 1 साल के लिए कोर्ट ने जेल भेज दिया था, तो क्या हम आईसीआई के मेंबर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आपको अगर कोर्ट ने कभी भी कन्विक्ट करा है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर, आप आईसीआई के मेंबर नहीं बन सकते हो।
तो कुल मिलाकर ये 6 ग्राउंड्स हैं डिसएबिलिटीज के कि आप आईसीआई के मेंबर कब कब नहीं बन सकते हो। दिस आर द 6 ग्राउंड्स ऑफ डिसएबिलिटीज। तो क्या 6 ग्राउंड्स है सर? पहला, आपकी उम्र 21 ईयर से कम है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, तो अभी तो मैं जवान हूं। दूसरा, अभी तो मैं पागल हूं, अनसाउंड माइंड एडजस्ट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तीसरा, मैं तो दिवालिया घोषित हो गया हूं, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। या फिर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बट सर्टिफिकेट नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द कोर्ट कि भाई इंसॉल्वेंसी वाज विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑफ आईसीआई एंड इट वाज ओनली प्योरली बिकॉज ऑफ मिसफॉर्च्यून। एंड पांचवी चीज, कोर्ट ने मुझे कन्विक्ट कर दिया है इंडिया में या इंडिया के बाहर। और छठी चीज, एक और ग्राउंड है, आईसीआई ने मुझे खुद निकाल दिया है। मैं आईसीआई का मेंबर बन गया था, तुमको पता है मैं आईसीआई का मेंबर बन गया था, मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गया था, लेकिन मैंने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर दिया, मैंने कोई आदर मिसकंडक्ट कर दिया, इसकी वजह से आईसीआई ने मेरा नाम क्या कर दिया, रजिस्टर से रिमूव कर दिया। तो वो भी डिसेबिलिटी का ग्राउंड है कि अब जब तक आईसीआई परमिशन नहीं देता तुम कभी भी मेंबर नहीं बन सकते हो। तो ये क्या हो गया सर, डिसेबिलिटीज के 6 ग्राउंड्स, याद रहेगा। एंड फाइनली आता है रिमूवल एंड रिस्टोरेशन। रिमूवल एंड रिस्टोरेशन, तो रिमूवल के लिए आप देखोगे सर, तो जो अपना सेक्शन नंबर है रिमूवल के लिए, दैट इज सेक्शन 20। एंड रिस्टोरेशन ऑफ नंबर के लिए जो रेगुलेशन नंबर है दैट इज रेगुलेशन नंबर 19। तो रिमूवल के लिए सेक्शन नंबर 20 है और रिस्टोरेशन के लिए रेगुलेशन नंबर 19 है। मतलब रिस्टोरेशन की बात सेक्शन में नहीं की है, रेगुलेशन में की है। तो रिमूवल के लिए सेक्शन नंबर 20 है एंड रेगुलेशन के लिए, रिस्टोरेशन के लिए रेगुलेशन नंबर 19 है। अब सर आपका नाम कब कब रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव हो सकता है? बहुत लॉजिकल है सर, 4 सिंपल ग्राउंड्स हैं। भगवान ना करे मैं आईसीआई का मेंबर बन गया, मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया, लेकिन मैं तो रास्ते में जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, रास्ते में गाड़ी आई, ट्रक आई, मुझको कुचल दिया, मैं क्या करूं? ठीक है जी। तो मैं तो रास्ते में जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, रास्ते में जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, गाड़ी आई कुचल दिया, मैं क्या करूं? तो मेरा नाम तो रजिस्टर से हट जाएगा, मेरा नाम तो रजिस्टर से हट जाएगा। यानी अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में नाम रजिस्टर से हट जाता है, मेंबर डेड हो जाता है। दूसरा कि भाई मेंबर ने खुद एप्लीकेशन दिया है, खुद रिक्वेस्ट किया है रिमूवल ऑफ नेम के लिए, ठीक है, कि मेरा नाम आप क्या करो सर, मेंबर से हटा दो, मैं आईसीआई का मेंबरशिप त्याग रहा हूं। ऐसा भी होता है क्या सर? कोई अपनी मेंबरशिप त्यागता भी है क्या? यस, होता है। प्रैक्टिकली आपने देखा भी होगा देयर आर सेवरल पीपल जिन्होंने क्या करा है सर, अपनी मेंबरशिप को त्यागा है, अपने मेंबरशिप को रिमूव किया है, राइट, रिमूवल का खुद एप्लीकेशन दिया है। जैसे प्रवीण शर्मा सर ने खुद पार्टिकुलरली एप्लीकेशन दिया था कि भाई मुझे आपकी मेंबरशिप नहीं चाहिए, ले लीजिए, तो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। तीसरी चीज, आईसीआई को फीस नहीं दी। अरे भैया सिर्फ मेंबरशिप में तुम्हारा नाम आ जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम आ जाएगा तो उससे काम नहीं चलेगा। आईसीआई को हर साल धन लक्ष्मी चाहिए, तुमको फीस पे करना होता है 30 सितंबर तक हर साल, मेंबरशिप का अलग, सीओपी का अलग। तो बेटा अगर फीस नहीं दोगे तो आईसीआई तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा देगा। और चौथा चीज है डिसेबिलिटीज। आप सेक्शन 8 के किसी 6 डिसेबिलिटीज में फंस गए तो आपका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। तो 4 ग्राउंड है रिमूवल के, डेथ, एप्लीकेशन आपने खुद दिया है, रिक्वेस्ट आपने खुद दी है, आपने फीस पे नहीं करी है, चौथा डिसेबिलिटीज। और रेगुलेशन 19 रिस्टोरेशन। सर मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हट गया तो क्या दोबारा रिस्टोर हो सकता है? कैन इट बी रिस्टोर्ड अगेन? या फिर मेरे को दोबारा से एग्जाम देने होंगे, दोबारा से 5 साल का प्रोसेस रिपीट करना होगा? अरे भाई ऐसा नहीं है यार, ठीक है, एक बार सीए बन चुके हो, अब ठीक है यार, कोई रीजन से नाम हट गया था। मेनली पार्टिकुलरली ये रिस्टोरेशन कब पॉसिबल है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस आपका जो नाम रजिस्टर से हट गया था। आप डिसेबिलिटीज में फंस गए हो तो भैया तो मेंबर कैसे बनोगे दोबारा बताओ? अनसाउंड माइंड के हो गए हो तो जब तक साउंड माइंड के नहीं हो जाते कैसे बनोगे मेंबर? दिवालिया हो गए हो तो कैसे बनोगे? ठीक है, आईसीआई ने तुमको निकाल दिया तो कैसे बनोगे? खुद एप्लीकेशन दिया था, डेथ हो गई है तुम्हारी, सो इन दैट सिचुएशन कैसे बनोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। आसमान से तो आओगे नहीं, स्वर्ग से तो पधारोगे नहीं, मैं दोबारा आ गया हूं, मर के जिंदा हो गया हूं क्योंकि मुझे आईसीआई का मेंबर बनना है, ऐसा तो नहीं होगा ना, राइट? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो नॉर्मली ये रिस्टोरेशन कौन से ग्राउंड में होगा? फीस के ग्राउंड में होगा।
ठीक है। तो देखना सर यहां ना 3 सिचुएशन है, ध्यान से देखना। पहला, आपने जब एप्लीकेशन दिया ना, जब आपने एप्लीकेशन दिया ना, एप्लीकेशन किस चीज का सर? एप्लीकेशन रिस्टोरेशन ऑफ नेम का। तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन दिया ना, और जो आपने फी दोबारा पे किया ना, क्योंकि दोबारा फी पे करोगे तभी बात बनेगी। एप्लीकेशन दोबारा से देना होगा, समय याचना करनी होगी, एप्लीकेशन देना होगा, फीस पे करना पड़ेगा। तो अगर आप वो एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन और फीस पे कर देते हो विद इन द सेम ईयर ऑफ रिमूवल, कब पे कर देते हो सर? विद इन द सेम ईयर ऑफ रिमूवल पे कर देते हो। जिस साल आपका नाम रिमूव हुआ है उसी साल पे कर देते हो। तो आईसीआई कहता है हम मानेंगे कि आपका नाम कभी रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव ही नहीं हुआ था, और जिस दिन आपका नाम रिमूव किया गया था ना, फ्रॉम दैट वेरी डेट अपन नाम रिस्टोर कर देंगे। क्या बात है सर। मतलब आईसीआई कहता है ठीक है यार, फीस देने में डिले हो गई, नॉर्मल सी चीज है यार, मेरे साथ हुआ है, पता 2-3 बार मेरे साथ हुआ है। और यार ध्यान नहीं रहता, फीस पे नहीं किया, आईसीआई का मेल आया है, सर्टिफिकेट सस्पेंडेड, तो सेम साल फटाफट एप्लीकेशन दिया, रिस्टोरेशन के दिया और फी पे कर दिया। तो यार दोबारा से जिस पार्टिकुलर डेट से मेरा नाम रिमूव हुआ था ना, उसी डेट से रिस्टोर्ड मान लिया जाएगा। लेकिन अगर मैंने बहुत देर कर दी, अब मैंने एप्लीकेशन अगले साल दिया है, फीस अगले साल दिया है, तब भैया जिस पार्टिकुलर डेट में तुमने फीस दी है, एप्लीकेशन दी है, जब फीस वगैरह पे करी है, उस टाइम से रिस्टोर्ड माना जाएगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन प्लस फीस अगर आपने सेम ईयर पे किया है, मान लीजिए 2023 जून 2023 को आपका नाम क्या हो गया सर? रिमूव हो गया रजिस्टर से। नॉट जून 2023, अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 को आपका नाम रजिस्टर से रिमूव हो गया, बट सेम ईयर, विद इन द सेम ईयर, ठीक है, विद इन द सेम ईयर आपने क्या कर दिया सर? मान लीजिए 15 दिसंबर को ही भैया आपने फी पे कर दिया, 15 दिसंबर 2023। सो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? मान लिया जाएगा कि आपका जो नाम है उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा फ्रॉम अगस्त 2023 इटसेल्फ। लेकिन अगर अगले साल दिया, डिफरेंट ईयर दिया, तो जिस टाइम आपने पे करा तब से। ठीक है। एंड रिमूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और तीसरा सिचुएशन है सर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर के तहत आपका नाम रिमूव किया गया है, क्योंकि आपने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट किया है। तो अगर यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर के तहत आपका नाम रिमूव किया गया है क्योंकि आपने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट करा है, तो रिस्टोरेशन भी इनके ऑर्डर्स के हिसाब से ही होगा। रिस्टोरेशन एज पर देयर ऑर्डर्स। आई बिलीव इट इज क्लियर। ठीक है। सो नाउ यू कैन प्लीज नोट इट डाउन अगर अभी तक आपने नोट डाउन नहीं करा है।